स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं को मैं दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे, मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज क्लास में आपके साथ जो चर्चा करने वाला हूं वो टॉपिक है आदर्श ईंधन किसे कहते हैं, आदर्श ईंधन की कौन कौन सी विशेषताएं होती है तथा द्रवीय पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी के बारे में। और आज के क्लास में आपको चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण खत्म हो जाएगा, यानी पूरी तरह से टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी चाहते हैं सबसे आसान तरीका से इन टॉपिक के बारे में समझना तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएगा, आपके पढ़ने के प्रति जोश और जुनून को जगाएगा, वो है हो गया आगाज रन की करो युद्ध की तैयारी, हो गया आगाज रन की करो युद्ध की तैयारी, मैदान वही जीतेगा जिसका संघर्ष रहेगा जारी। आपके मैदान जीत पाएंगे जब आपका संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्योंकि हम आदर्श ईंधन कैसे कहते हैं, वैसा ईंधन जो दहन के फलस्वरूप मानव जीवन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता है तथा जिसमें दहन की पूर्ण क्रिया होती है, तो उस ईंधन को हम आदर्श ईंधन कहते हैं। देखिए, ईंधन बहुत सारा है, जैसे लकड़ी के जलाते हैं तो वो भी एक ईंधन है, हम गोईठा को जलाते हैं वो भी एक ईंधन है, कागज़ को जलाते हैं वो भी ईंधन है, पॉयल को जलाते हैं वो भी एक ईंधन है, डीजल पेट्रोल वो भी ईंधन है। लेकिन उस सब के जलाने के बाद एक तरह का धुआं निकलता है, जो धुआं हमारे मानव जीवन के लिए पूरे हानिकारक है, हमारे लिए हानिकारक है, पूरे जाति के लिए हानिकारक है। तो उससे हानिकारक पदार्थ निकलता है, लेकिन उसी ईंधन में से कुछ ऐसे ईंधन होते हैं जिनके जलाने के बाद कोई हानिकारक पदार्थ नहीं निकलता है और जिसमें दहन की पूर्ण क्रिया होता है, उसी को हम आदर्श ईंधन कहते हैं। जैसे देखिए एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हम लोग खाना बनाने में जो गैस सिलेंडर में भरा जाता है वो एलपीजी ही भरा जाता है। और एलपीजी के बारे में हम विस्तार से समझेंगे इसी वीडियो में कि एलपीजी क्या होता है, इसमें कौन कौन सी गैस मिला हुआ रहता है, जो गंध आता है वो क्यों गंध आता है, इस सारी चीज़ के बारे में इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एलपीजी के माध्यम से हम खाना बनाते हैं तो क्या उसमें विषैला या हानिकारक धुआं जैसा पदार्थ का उत्पन्न होता है? तो नहीं होता है। क्या राख जैसा अवशिष्ट पदार्थ निर्माण होता है? नहीं होता है। तो इसलिए वो भी एक ईंधन है और उसको आदर्श ईंधन में रखा गया है, क्योंकि ना तो उससे हानिकारक कुछ निकलता है जो हमारे मानव जीवन के लिए हानि हो सके, ना उससे कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। लेकिन आप गोईठा जलाएंगे या फिर पुआल जलाएंगे, डीजल जलाएंगे, सो एक धुआं निकलता है जो हमारे मानव जीवन पर बुरा असर डालता है, हमारे मानव जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है, पूरा प्रदूषण फैला देता है, जिससे हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाई उत्पन्न होती है, बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाता है। इसलिए उस सब ईंधन को आदर्श ईंधन में नहीं रखा गया है। लेकिन एलपीजी से ना धुआं निकलता है, नहीं तो राख जैसा अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, इसलिए इसको आदर्श ईंधन में रखा गया। साथ ही साथ इससे दहन की पूर्ण क्रिया होता है। आप जब गैस पर खाना बनाते हैं तो उसमें ऐसा बर्त भी नहीं आता है, अब उसको दोबारा उससे फिर से बना सकते हैं, मतलब इतना अच्छा होता है, इसलिए इसको आदर्श ईंधन के रखा गया है, आदर्श ईंधन के श्रेणी में। दूसरा देखिए सीएनजी, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसके बारे में पढ़ेंगे। सीएनजी समझिए, सीएनजी भी एक एलपीजी के ऐसा गैस होता है, इससे गाड़ियाँ चलाया जाता है। देखेंगे जो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ होता है उससे बहुत सारा हानिकारक धुआं निकलता है, जो हमारे मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक है, हानिकारक है। लेकिन जैसी जो गाड़ी सीएनजी से चलता है उससे देखेंगे धुआं ना मात्र के निकलता है, बहुत कम निकलता है, आप उसे देखेंगे नहीं कि धुआं निकलता है, ठीक है। तो इसलिए इसको आदर्श ईंधन के अंतर्गत रखा गया है। आइए अब आई होप आप आदर्श ईंधन के बारे में समझे होंगे। आदर्श ईंधन के क्या क्या विशेषता होना चाहिए, आइए उसको भी समझते हैं। आदर्श ईंधन का निम्नलिखित विशेषता होना चाहिए। पहला, किसे सस्ता होना चाहिए। अब देखिए, आदर्श ईंधन हो गया और इतना महंगा है कि कोई खरीद ही नहीं सकता है, तो फिर उसको आदर्श ईंधन क्यों मानेंगे, फिर उसको आइडियल क्यों मानेंगे। आइडियल कहने का मतलब है कि वो सस्ता हो, उसको सब कोई उपयोग कर सके, इसलिए बोला जाता है कि आदर्श ईंधन की विशेषता है कि पहले ही सस्ता होना चाहिए। दूसरा, इसे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। अब ऐसा हो गया कि आदर्श ईंधन बना दिए और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ही नहीं, उसको लेने के लिए लाइन में कतार में खड़ा होना पड़ रहा है, 2-2 दिन तक वेट करना पड़ रहा है, तो फिर वो आदर्श ईंधन काहे का है, ठीक है। तो आदर्श ईंधन जिसको सस्ता होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। फिर इसका भंडारण और परिवहन सुगम होना चाहिए। ये लाइन जो है ना, भंडारण और परिवहन सुगम होना चाहिए। इट मीन्स कहने का मतलब है कि अगर किसी को अवेलेबल होगा
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा, इसका मतलब उसका भंडारण, उसका स्टॉक होना चाहिए। वो स्टॉक जो होना चाहिए सुगम होना चाहिए, यानी अच्छी तरीका से होना चाहिए, उसको स्टॉक करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए तब जब तक स्टॉक नहीं होगा कोई सामान का तो हमारे पास आसानी से कैसे पहुँचेगा, नहीं पूछ पाएगा। इसलिए ये लाइन को लिखा है कि इसका भंडारण और परिवहन सुगम होना चाहिए। भंडार जिसको स्टॉक बोलते हैं, परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना बहुत आसान होना चाहिए, आसानी तरीका से एक से स्थान से दूसरा स्थान पहुँच जाना चाहिए, उसी को हम परिवहन कहते हैं। इसके दहन के फलस्वरूप कोई हानिकारक पदार्थ नहीं निर्माण होना चाहिए। जब अगर कोई दहन है और जब कोई ईंधन है और उसमें दहन की क्रिया हो रहा है, उसके फलस्वरूप अगर हानिकारक पदार्थ निकल ही जा रहा है तो फिर उसको आदर्श श्रेणी में क्यों रखा जाएगा। तो आदर्श ईंधन उसी को रखा जाता है जिसमें दहन के फलस्वरूप कोई हानिकारक पदार्थ नहीं निकलता है। आइए और आगे देखिए, पाँचवा आदर्श उसका पाँचवा गुण, इसका जलने पर कोई विषैला गैस नहीं निकलना चाहिए। यानी कि जब उसको जलाए तो कोई ऐसा गैस नहीं निकलना चाहिए जो विषैला हो और हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव डालता हो। उसके बाद है कि इसको जलाने पर राख जैसा कोई अवशिष्ट पदार्थ नहीं निकलना चाहिए। जैसे आप कोयला जलाते हैं या फिर लकड़ी जलाते हैं या फिर गोईठा जलाते हैं जिसको उपला कहते हैं, तो उसके जलाने के बाद कुछ अवशिष्ट पदार्थ निकलता है जिसको हमको बाहर करना पड़ता है। तो आदर्श ईंधन को जलाने के बाद ऐसा कोई अवशिष्ट पदार्थ नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका कम मात्रा में भी अधिक ऊर्जा प्राप्त होना चाहिए। यानी कि कम मात्रा भी रहेगा तो अधिक ऊर्जा मिलना चाहिए। जैसे कि आप देखे होंगे कि कभी आपको घर में जो गैस सिलेंडर लगा हुआ रहता है वो अगर जब खत्म पोजीशन पर आता है फिर भी उससे उतना ही ऊष्मा मिलता है जितना कि आपको भरे हुए पोजीशन में मिलता है। तो आप देखेंगे कब खत्म हो जाता है वो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो उसका कम मात्रा में ही उतना अच्छा ऊष्मा देता है, इसलिए उसको आदर्श ईंधन के ही श्रेणी में रखा गया है। आई होप आपको आदर्श ईंधन के बारे में समझ में आया होगा। आइए अब समझते हैं द्रवीय पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी क्या है, जो हम कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है उसके बारे में आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। जो एलपीजी है जिसको द्रवीय पेट्रोलियम गैस कहते हैं वो एथेन, जिसका फार्मूला होता है C2H5। ये जाकर 4 चैप्टर में आप फार्मूला का नाम लिखना और फार्मूला बनाना सीख जाएंगे। फिर प्रोपेन, C3H8 और ब्यूटेन का गैसीय मिश्रण होता है। यानी कि द्रवीय पेट्रोलियम गैस जो है उसमें एथेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है और ब्यूटेन भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्यूटेन होता है, इसलिए द्रवीय पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव ब्यूटेन का माना जाता है। इसलिए हम यहाँ पे लिखा दे देखिए, जिसका मुख्य अवयव जो क्या होता है ब्यूटेन होता है। आपको यही याद रखना है कि द्रवीय पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव कौन सा है, ठीक है, कौन सा गैस है, तो ब्यूटेन, क्योंकि ब्यूटेन उसमें एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तीनों होता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में ब्यूटेन होता है, इसलिए इसका मुख्य अवयव या मुख्य घटक के रूप में ब्यूटेन हो जाता है। उसके बाद इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है, जिसके कारण इसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ऊष्मीय मान क्या होता है, आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा। ऊष्मीय मान होता है किसी भी ईंधन का 1 ग्राम मात्रा में जलाने के बाद जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसको ऊष्मीय मान कहते हैं। जैसे जब जलाएंगे 1 ग्राम एलपीजी को और 1 ग्राम लकड़ी को, तो सबसे ज़्यादा आपको एलपीजी में ऊष्मा मिलेगा। तो जिसका ऊष्मा मान अधिक होता है उसको ऊष्मा मान उच्च बोलते हैं, जिसका मान निम्न होगा उसको ऊष्मीय मान निम्न बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है एलपीजी, इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है, जिसके कारण इसको ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसको जब गैस में सिलेंडर में भरा जाता है तो उच्च दाब पर यानी पूरे प्रेशर पर इसको गैस सिलेंडर में भरा जाता है, ताकि अब जब देखेंगे गैस सिलेंडर को ऊपर में एक लगा हुआ रहा तो उसको जैसे ही दबाएंगे तो पूरा प्रेशर से अंदर से गैस निकलता है, क्योंकि उसको उच्च दाब पर सिलेंडर में भरा जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए, जो एलपीजी मेन गैस से प्रोपेन, एथेन और ब्यूटेन का बना होता है उसमें कोई गंध नहीं होता, यानी कि गंधहीन पदार्थ होता है। यानी क्या होता है, गंधहीन पदार्थ होता है, लेकिन उसको गंधयुक्त बनाने के लिए उसमें एक अलग से गैस मिलाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एथिल मार कैप्टन। क्या बोलते हैं, एथिल मार कैप्टन। इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि अगर गैस का थोड़ा सा भी रिसाव होगा तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है, इसलिए रिसाव को पता चले इसके लिए उसमें अलग से एक गैस मिला दिया जाता है, ठीक है, जिसका नाम है एथिल मार कैप्टन। जिसका अगर फार्मूला पूछेगा तो फार्मूला भी लिख दिए C2H5SH मिला दिया जाता है ताकि इसका रिसाव को पता चले, ठीक है। इसके बाद अगर आपको घर में या फिर कहीं पे भी गैस अगर लीकेज करता है तो उसको खुले वातावरण में छोड़ देना चाहिए और उसके बाद आपको बगल का एजेंसी से फ़ोन करना चाहिए। आपको 2-3 चीज़ बातें याद रखना है कि द्रवीय पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव कौन है। आपसे प्रश्न पूछता है कि इसका मुख्य अवयव कौन होता है, ब्यूटेन, क्योंकि एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तीनों का मिश्रण होता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में ब्यूटेन होता है, इसलिए इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन हो गया। इसके बाद द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होता है गंधहीन पदार्थ होता है, यानी कोई इसमें गंध नहीं होता, लेकिन अलग से एक पदार्थ मिलाया जाता है गंधयुक्त, जिसका नाम है एथिल मार कैप्टन। C2H5SH उसका फार्मूला होता है, वो मिलाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि द्रव्य पेट्रोलियम गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है जिसके फलस्वरूप वो गंधयुक्त हो जाता है, तो याद रखने का एथिल मार कैप्टन। आई होप आपको जो भी बताया होगा समझ में आया होगा। आज की क्लास में आपका चैप्टर 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण समाप्त हो गया, इसीलिए तीसरी खंड प्रथम अध्याय समाप्त। आपका चैप्टर 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण समाप्त हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।
चैप्टर 1 से जितनी भी चीज़ें पढ़ाएं प्लेलिस्ट में बना हुआ, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको 15 दिन पढ़ाएं, 15 दिन में 10-10 मिनट की वीडियो आप उसको देख सकते हैं। 15 दिन में कम समय में आपको अच्छा कंटेंट देने की हम पूरी तरह से कोशिश किया हूँ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, और जो जितना देर तक पिएगा वो उतना देर तक दहाड़ेगा। और हम आपको अच्छी शिक्षा, कम समय में अच्छा शिक्षा देने के प्रयास करते हैं। तो हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, लाइक कर, कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा चैप्टर की वीडियो लाना चाहिए आपके लिए, वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं, ताकि हम उस पर काम कर सकें। अगर कोई दिक्कत लगा हो तो वो भी कमेंट कीजिए, ताकि हम उसको और सुधार सकें नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए जो सर्जनों के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए, अपने से बड़े बुजुर्गों को सम्मान कीजिए, माता पिता काम में सहयोग जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।